Okay, it is related to operational aspects of the loan accounts. It is related to the ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द लोन अकाउंट। सो लेंडिंग तो एक बहुत ही एक अहम पार्ट है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंक का, ठीक है। एंड लोन प्रोडक्ट की टाइप देखते हैं तो कौन कौन से लोन हो सकते हैं। अब रिटेल लोन हो सकते हैं जहां पर आप इंडिविजुअल्स को लेंडिंग करते हैं, कमर्शियल लोन हो सकते हैं जहां पर आप कॉपरेटिव्स को लेंडिंग करते हैं। रिटेल लोन के केस में टिकट साइज यानी कि लोन अमाउंट का जो साइज होता है वो छोटा होता है, लेकिन अगर हम कॉपरेटिव लोन की बात करते हैं, कॉर्पोरेशन लोन की बात करते हैं, कॉर्पोरेट को जब लोन दिए जाते हैं उनमें जो लोन अमाउंट होता है वो कंपैरेटिवली लार्जर अमाउंट का होता है। इसी तरह से टर्म लोन होते हैं जहां पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के पेस में उनको पे किया जाता है। वर्किंग कैपिटल लोन होते हैं जहां पर आप वर्किंग कैपिटल यानी कि 12 महीने के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने उनको पे करना होता है। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू इट। एंड फर्दर फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज होती हैं। फंड बेस्ड फैसिलिटीज आपकी कौन सी फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि टर्म लोन दे दिया, सीसी लिमिट दे दी, ओडी लिमिट दे दी, दैट इज फंड बेस्ड जहां पर डायरेक्टली बैंक फंड्स के साथ डील कर रहा है। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट हो गई, को एक्सेप्टेंस हो गई, बैंक गारंटी हो गई, वो आपकी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज है। यानी कि बैंक के ऊपर ऐसा कोई भी लायबिलिटी नहीं पड़ती है, कंटिजेंट लायबिलिटी होती है, यानी कि आने वाले टाइम में बैंक के ऊपर लायबिलिटी पड़ सकती है, लेकिन अभी के लिए बैंक ने कोई भी पैसा नहीं दिया। अभी के लिए बैंक ने कोई भी पैसा नहीं दिया। इज क्लियर। एंड फर्दर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि 2-3 साल के लोन हो गए, लॉन्ग टर्म यानी कि 10 साल का लोन भी हो सकता है, ठीक है। दैट इज रिलेटेड टू बोरोज की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोज होते हैं। इंडिविजुअल पर्सन को भी लोन दे सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को भी लेंडिंग की जा सकती है, पार्टनरशिप फर्म एंड जॉइंट वेंचर्स को भी लेंडिंग करते हैं, एचयूएफ को भी लेंडिंग की जाती है, कंपनीज को भी लेंडिंग की जाती है, जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं उनको भी लेंडिंग की जाती है, ट्रस्ट कॉपरेटिव्स ऑफ सोसाइटीज को भी फर्दर यहां पर लेंडिंग हम कर सकते हैं। अब डिफरेंट काइंड ऑफ बोरोज के ऊपर अलग अलग तरह के कानून यहां पर बने हुए हैं। हर तरह के इंडिविजुअल के लिए अलग अलग तरह का कानून है। अगर इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उनको यहां पर गवर्न किया जाता है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो उनको यहां पर गवर्न किया जाता है, यहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर कवर किया जाता है। अगर एचईएफ की बात करते हैं तो उसको यहां पर जो कस्टम हमारे लॉ हैं जो कि हिंदूज एंड कंपनीज के ऊपर रिलेट करते हैं उनके हिसाब से डील किया जाता है। अगर कंपनीज की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट के अंदर उनके साथ डील किया जाता है। अगर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो उनसे रिलेटेड अलग लॉ बनाए गए हैं। ट्रस्ट की बात करते हैं तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है, रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट है, वक्फ बोर्ड एक्ट है। तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं जिनके अंडर इंडिविजुअल कस्टमर्स को, अलग अलग तरह के कस्टमर्स को डील किया जाता है। कहने का मतलब है कि आपके कस्टमर के टाइप के बेस के ऊपर किस तरह की लोन फैसिलिटी आप उनको प्रोवाइड करने हैं, उस बेस के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ऑल आर वेरिड, ऑल आर वेरिंग, ठीक है। तो वो सब चीजें क्या करती हैं, अलग अलग हैं। एंड फर्दर जैसे मैंने आपको बताया फंड बेस्ड फैसिलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें टर्म लोन हो गए, वर्किंग कैपिटल हो गई, डिमांड लोन हो गए, बिल परचेजिंग हो गई, बिल डिस्काउंटिंग हो गई, ये सब चीजें यहां पर बात करते हैं। एंड अगर और द नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी की बात करते हैं, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी में लेटर ऑफ क्रेडिट हो गई, ठीक है, को एक्सेप्टेंसेज हो गई, डेफर्ड पेमेंट गारंटीज हो गई, बैंक गारंटीज हो गई, ये आपकी नॉन फंड बेस्ड आपके पार्ट में आती हैं। सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी कौन कौन सी होती है, पहले होती है हमारे पास प्राइमरी सिक्योरिटी, यानी कि जिस पर्पज के लिए लोन दिया था उसी को मैंने एज अ सिक्योरिटी ले लिया। जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहां पर किसी शॉपकीपर को मान लीजिए स्टॉक परचेज करने के लिए लोन दिया, ठीक है, तो मैंने स्टॉक के ऊपर ही चार्ज क्रिएट कर लिया, मैंने स्टॉक के ऊपर ही चार्ज क्रिएट कर लिया, तो वो बेसिकली क्या है, दैट इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो वो मेरे पास टाइप ऑफ सिक्योरिटी, वो कौन सी सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी है, दैट इज अ प्राइमरी सिक्योरिटी, ठीक है। कोलेटरल सिक्योरिटी जो होती है वो एडिशनल सिक्योरिटी होती है, वो एक कुशन प्रोवाइड करती है। यानी कि मेरे पास मान लीजिए मैंने स्टॉक के लिए लोन दिया था 5 लाख का, स्टॉक भी परचेज किया 5 लाख का, तो यहां पर मैंने 5 लाख के ऊपर जो चार्ज था वो क्रिएट कर लिया, दैट इज माय प्राइमरी सिक्योरिटी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास कोई एडिशनल सिक्योरिटी अवेलेबल रहे, तो मैं कहता हूं कि मुझे कोई कोलेटरल सिक्योरिटी भी दो, तो 5 लाख की वो मुझे अलग से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में, चाहे वो मॉर्गेज की फॉर्म में, दैट इज अ सेपरेट इशू, दैट इज अ सेपरेट इशू, ठीक है। तो वो बेसिकली ये वाली सिक्योरिटी जो अलग से प्रोवाइड की गई है वो कोलेटरल सिक्योरिटी है। जो यहां पर जिस मकसद के लिए मैंने लोन दिया था उसी के ऊपर मैंने चार्ज क्रिएट किया, उसी को मैंने सिक्योर कर लिया, वो मेरी प्राइमरी सिक्योरिटी होगी। इज इट क्लियर। तो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी में हमारे पास प्राइमरी सिक्योरिटी एंड कोलेटरल सिक्योरिटी है। एंड फर्दर सिक्योरिटीज एंड चार्जेस में बात करते हैं तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आप चार्ज क्रिएट करते हैं तो कौन सा चार्ज क्रिएट करते हैं, मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट करते हैं। अगर मूवेबल गुड्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करते हैं तो हाइपोथिकेशन का यहाँ प्लेज का चार्ज क्रिएट करेंगे। इसी तरह से जो हमारे पास सिक्योरिटीज होती हैं उनके ऊपर लियन का चार्ज क्रिएट करते हैं। जो हमारे पास फंड्स होते हैं, जो हमारे पास एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं, उनके ऊपर हम असाइनमेंट का चार्ज क्रिएट करते हैं। इसी तरह से बैंक के पास डिफरेंट राइट अवेलेबल है, राइट ऑफ सेट ऑफ अवेलेबल है, राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन अवेलेबल है। राइट ऑफ सेट ऑफ के केस में क्या रहता है, राइट ऑफ सेट ऑफ के केस में क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास डिफरेंट अकाउंट थे, जैसे मान लीजिए एक पर्सन का सेविंग फंड अकाउंट था, एक पर्सन का सेविंग फंड अकाउंट था जिसमें 10,000 रुपये का बैलेंस पड़ा है। एंड फर्दर मेरे पास एक करंट अकाउंट था जिसमें 50,000 का बैलेंस पड़ा है।
एक इसका टर्म लोन अकाउंट चल रहा है, एक इसका सीसी लिमिट चल रही है, ठीक है। तो उस टर्म लोन के केस में इसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस खड़ा है 4.5 लाख का, 4.5 लाख का आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ा है, जिसमें ओवर ड्यू अमाउंट जो है, जिसमें ओवर ड्यू जो अमाउंट है दैट इज 1,05,000, दैट इज 1,05,000 एंड सीसी लिमिट में, एंड सीसी लिमिट में यहां पर जो इसका अमाउंट है दैट इज लेट अस सपोज यहां पर 50,000 रुपीज डेबिट है, 50,000 रुपीज डेबिट है, एंड 4,50,000 की जो लिमिट है डेट इज अनअवेल्ड, वो यहां पर अनअवेल्ड है, इसने इस्तेमाल ही नहीं किया अभी तक, ओके। तो राइट ऑफ सेट ऑफ ये कहता है कि बैंक जो है अगर ओवर ड्यू अमाउंट है तो उसको डिफरेंट जो अदर अकाउंट्स हैं उनसे यहां पर सेट ऑफ कर सकता है, उनसे उनका निपटारा कर सकता है। जैसे सेविंग फंड अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, अब करंट अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, अब इनका इस्तेमाल ओवर ड्यू अमाउंट को कवर अप करने के लिए किया जा सकता है। तो बैंक क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ओवर ड्यू अमाउंट जो कि ड्यू हो चुका है उस अमाउंट को कवर करने के लिए जो बैंक है इन अकाउंट्स को डेबिट करेगा, इस अकाउंट को क्रेडिट करके अपना जो पैसा है उसको यहां पर ले लेगा, अपने पैसे को यहां पर रिकवर कर लेगा। दैट इज द केस ओवर हियर, दैट इज द केस ओवर हियर, ओके। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द राइट ऑफ सेट ऑफ, दैट इज द राइट ऑफ सेट ऑफ। इज इट क्लियर? अब फर्दर यहां पे बात आती है रिलेटेड टू द चार्जेस। तो चार्जेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, एक तो हमारे पास फिक्स चार्ज होता है जिसके ऊपर आपने फिक्स चार्ज को क्रिएट कर लिया, जहां पर आपने फिक्स चार्ज को क्रिएट कर लिया, यानी कि अगर प्रॉपर्टी जो थी, जैसे मान लीजिए मैंने मॉर्गेज की तो मेरा एक फिक्स चार्ज क्रिएट करता हूं, उस प्रॉपर्टी के ऊपर इतना ही चार्ज क्रिएट रहेगा क्योंकि उसकी वैल्यू वेरी नहीं करने वाली है, ठीक है। एंड एक होता है फ्लोटिंग चार्ज, क्योंकि मेरे पास अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू जो है वो कम ज्यादा होती जा रही है, तो उसके हिसाब से मेरा चार्ज का जो अमाउंट है वो भी कम ज्यादा होता जा रहा है, वो भी मेरा कम ज्यादा होता जा रहा है। दैट इज व्हाट, दैट इज अ फ्लोटिंग चार्ज, दैट इज अ फ्लोटिंग चार्ज। देन इट इज अ पैरी पसू चार्ज। जब यहां पर कंसोर्शियम लैंडिंग की जाती है, जब यहां पर कंसोर्शियम लैंडिंग की जाती है जहां पर मल्टीपल बैंक्स एक ही पर्सन को लैंडिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एबीसी बैंक ने एक ही पर्सन को लैंडिंग की है, एक्सवाईजी को लैंडिंग की है। अब एक्सवाईजी का एक ही एसेट था, इन्होंने अपना चार्ज यहां पर क्रिएट कर लिया। अब इसके केस में जो चार्ज क्रिएट किया जाएगा दैट वुड बी द पैरी पसू चार्ज। मान लीजिए 100 करोड़ का लोन दिया गया यहां पर पर्सन एक्सवाईजी को, एंड इसमें से 50 करोड़ का लोन दिया है ए ने, एंड 30 करोड़ का लोन दिया बी ने, एंड 20 करोड़ का लोन दिया है सी ने। दैट इज अ कंसोर्शियम केस, दैट इज अ कंसोर्शियम केस। एंड यहां पर इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो चार्ज क्रिएट होगा वो किस प्रोपोर्शन में क्रिएट होगा कि 50% ऑफ द चार्ज जो है वो ए को बिलोंग करेगा, 30% ऑफ द चार्ज जो है वो बी को बिलोंग करेगा, 20% ऑफ द चार्ज जो है वो यहां पर सी को बिलोंग करेगा। दैट इज व्हाट टाइप ऑफ चार्ज, दैट इज पैरी पसू चार्ज, दैट इज पैरी पसू चार्ज। Now then it is related to the margin on security and LTV. Now what is margin? What is margin? Let us suppose कि यहां पर आपकी FDR है 1,00,000 रुपए की, आपकी FDR जो थी वो है 1,00,000 रुपए की, एंड आपको इसके अगेंस्ट लोन चाहिए। तो बैंक पर्सनल आपको कहता है कि आप 10% मार्जिन रहेगा एंड बाकी का आपको लोन मिल सकता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपको 90,000 तक का लोन मिल सकता है, आपको 90,000 का लोन मिल सकता है। या फिर इस तरह से लेकर चलिएगा कि बैंक जो कहता है, आप एक बैंक से आप टर्म लोन लेने गए एंड आपने मान लीजिए को कैमरा परचेज करना था 5,00,000 रुपए का, आपने कैमरा परचेज करना था 5,00,000 का कैमरा परचेज करना था, एंड यहां पर आप बैंक के पास गए तो बैंक कहता है कि आपकी कंट्रीब्यूशन जो है दैट वुड बी 30%, दैट वुड बी 30%, यानी कि 30% जो अमाउंट है दैट विल अमाउंट टू मार्जिन, 30% का मार्जिन रहने वाला है। तो उसके केस में मार्जिन कितना रहेगा? इट विल बी 30% ऑफ 5,00,000 रुपीज, यानी कि 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपीज मार्जिन जो है वो बोरर की कंट्रीब्यूशन रहेगी, एंड 3,50,000 की जो लेंडिंग है वो यहां पर बैंक के द्वारा की जाएगी। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू इट, दैट इज रिलेटेड टू इट, ओके। एंड व्हाट इज एलटीवी? एलटीवी इज लोन टू वैल्यू रेशियो, दैट इज लोन टू वैल्यू रेशियो, यानी कि मान लीजिए जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है लेट अस सपोज दैट इज 30 लाख रुपीज, दैट इज 30 लाख रुपीज। हम ये कंसीडर करते हैं कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो है दैट इज 30 लाख रुपीज, एंड यहां पर बैंक ने इसके अगेंस्ट जो लेंडिंग की है, बैंक ने इसके अगेंस्ट जो लेंडिंग की है वो की है 25 लाख रुपीज की, वो की है यहां पर 25 लाख रुपीज की। तो उसके केस में यहां पर एलटीवी क्या हुआ? व्हाट वुड बी द एलटीवी? इट इज लोन टू वैल्यू। अब मेरे पास लोन है 25 का डिवाइडेड बाय 30 लाख रुपीज, डिवाइडेड बाय 30 लाख रुपीज, दैट इज व्हाट, दैट इज एलटीवी ओवर है। तो इसको अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट कर लूंगा दैट वुड बी माय एलटीवी, दैट वुड बी माय एलटीवी, यानी कि 5/6 इंटू 100% आ जाएगा, 5/6 इंटू 100% आएगा, दैट वुड बी द आंसर, दैट वुड बी द आंसर रिलेटेड टू इट, ओके। So that's related with the LTV and the margin on the security.